नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका सामाजिक कक्षा 10 में स्वागत है। आज हम पाठ 19 में जो पाठ है कि आपका स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, उसमें हम चोल वंश के बाद पल्लव वंश और चालुक्य वंश की चर्चा करेंगे। देखो, कोरोना काल की वजह से एक बार फिर आपके विद्यालय की जो अवकाश है 31 जुलाई तक बढ़ गया है। अब एकमात्र ऑप्शन बचता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप उनके हित को देखते हुए उनको प्रेरित करें कि वो ग्रुप से जुड़े, क्योंकि इस कोरोना काल में एक ही माध्यम है पढ़ाई से जुड़े रहने का, वो है ऑनलाइन। सभी अध्यापक अपनी अपनी क्लासें चला रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट को, अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो डाल रहे हैं। सभी को देखो ताकि आप बोर्ड कक्षा के नज़र से तैयार रहें। तो हम शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिन हो गए, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था पाठ 18 था सामाजिक कक्षा 10 का, उसमें हमने चोल वंश की चर्चा कर ली थी। अब रही बात जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं या किन्हीं की बहुत से विद्यार्थियों के कुछ वीडियो छूट गए हैं, क्या वो देख नहीं पाए किसी कारणवश, तो अभी जो ग्रुप में है उनको दौरान के तौर पे वही वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं, वही डाले जा रहे हैं। फिर उनका दौरान एक बार कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो भी ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पल्लव वंश से। कहाँ से? पल्लव वंश से। तो चोल वंश के बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा पल्लव वंश। पल्लव वंश में कौन कौन से प्रमुख राजा रहे, जैसे विष्णुगुप्त, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मा फर्स्ट, नरसिंह वर्मा फर्स्ट, परमेश्वर वर्मा और अपराजित। उसके बाद हम पल्लव वंश की उपलब्धियों की जानकारी लेंगे, प्राप्त करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के बारे में हमें सबसे पहले जो शासक दिख रहा है वो विष्णुगुप्त है। कौन है? विष्णुगुप्त। कहा जाता है कि विष्णुगुप्त के बारे में हमें जो उल्लेख मिलता है तो प्राप्त शिलालेख है उनके अनुसार, तो यह लिखता हूँ, प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इसे मतलब किसको? विष्णुगुप्त को। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इसे पल्लव वंश का प्रथम शासक माना जाता है। तो हमें विष्णुगुप्त के बारे में इतनी सी जानकारी ध्यान में रखनी है कि पल्लव वंश है, उसका जो प्रथम शासक हुआ वो कौन हुआ? विष्णुगुप्त। और इसकी जानकारी हमें मिलती है किसके अनुसार? शिलालेखों के अनुसार। किसके अनुसार मिलती है? शिलालेखों के अनुसार। अब इसके बारे में इतनी सी जानकारी है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रथम शासक है पल्लव वंश का। अब इसके बाद हम जो शासक की बात करते हैं, सिंह विष्णु है। अब सिंह विष्णु के कहा जाता है कि सिंह विष्णु को ही या सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसी को पल्लव वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी किसको चुना? क्या बनाई इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? कांची को बनाया। बस इसके बारे में ध्यान रखना है कि सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कांची को बनाया। और वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शासक इसी को ही माना जाता है। यहाँ लिखता हूँ शासक में लिखकर यहाँ संस्थापक लिखता हूँ।
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब श्री विष्णु के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस वंश में इनके बीच में और भी राजा हुए, लेकिन हम जो आपके किताब या एग्जाम के जो मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक के बिंदु के तौर पे, तो महेंद्र वर्मा जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक और शक्तिशाली शासक हुआ, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद जो शासक आता है, कौन आता है? महेंद्र वर्मा फर्स्ट। तो यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यह देखो, ये एक और कला में निपुण था, प्रतापी और शक्तिशाली शासक था, लेकिन इसके शासन काल के दौरान इसने वास्तुकला के बहुत सारे निर्माण, अनेक मंदिर, अनेक तालाबों का निर्माण किया। तो इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है कि यह महान वास्तु कला निर्माता था। यानी जो इसने बहुत से वास्तुकला का तात्पर्य है भवन निर्माण से या कोई अन्य गतिविधियों जो निर्माण कार्य होता है उसमें निर्माता था। इसने अनेक मंदिर, पत्थरों को तराश कर बनवाए। इसने एक और तालाब का निर्माण किया था जिसका नाम महेंद्र तालाब भी रखा था, बनवाए, तथा महेंद्र तालाब का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना है किसके बारे में? महेंद्र वर्मा फर्स्ट के बारे में। अब 1600 मतलब 609 ईस्वी में ये एक जो चालुक्य वंश है, आगे पढ़ेंगे, एक इसके बाद जो वंश आएगा चालुक्य वंश ही आएगा। जो महेंद्र वर्मा है, एक 609 ईस्वी में चालुक्य नरेश था जिसका नाम था नरसिंह वर्मा। क्या नाम था उसका? नहीं, नरसिंह वर्मा ने पुलकेशन सेकंड, उससे ये पराजित होता है। चालुक्य नरेश था, नरसिंह वर्मा तो पल्लव वंश का ही राजा था, यानी इसका नेक्स्ट इसका पुत्र था। तो उसमें 609 ईस्वी में यह यानी महेंद्र वर्मा फर्स्ट यह चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड से पराजित हुआ। इससे चालुक्य राजा था पुलकेशन, उससे ये क्या होता है? पराजित होता है। कौन होता है? महेंद्र वर्मा फर्स्ट। ध्यान रखना है आपको। अब इसके बारे में एक और है, महेंद्र वर्मा ने एक प्रसिद्ध इसके द्वारा एक नाटक लिखा गया था। एक महेंद्र वर्मा ने एक प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रसंग की रचना की। ये ध्यान रखना है आपको। महेंद्र वर्मा के बारे में हमने इसमें जो पल्लव वंश है सबसे इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो इसको, महेंद्र वर्मा फर्स्ट को। इसके अनुसार कहा जाता है जो महेंद्र वर्मा है पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यह इसके अलावा ये महान वास्तुकला निर्माता था। यानी वास्तुकला निर्माता का तात्पर्य होता है भवन निर्माण वगैरह, बावड़ी बनाना, कुएं बनवाना, कुंड बनवाना, महलों का निर्माण करना, तालाब बनवाना, ऐसे वास्तुकला से संबंधित रहते हैं ये निर्माण कार्य। इसने अनेक मंदिर पत्थरों को तराश कर बनवाए। यानी कहने का मतलब है इसने जो वास्तुकला का निर्माता, तो इसने कई प्रकार के मंदिर यहाँ वहाँ बनवाए थे पत्थरों के
साथ में इसने महेंद्र तालाब का निर्माण भी करवाया। अब इसके बाद इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है कि 1906 ईस्वी में ये चालुक्य राजा था जिसका नाम था पुलकेशन सेकंड। क्या नाम था उसका? पुलकेशन सेकंड। इसका विवरण हम चालुक्य वंश में पढ़ेंगे। उससे ये पराजित होता है और फिर एक इसकी हमें जानकारी ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महेंद्र वर्मा ने एक प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है मत विलास प्रहसन जिसकी रचना की थी। तो ये हमें इसका ध्यान में रखना है महेंद्र वर्मा का। अब महेंद्र वर्मा के बाद जो शासक बनता है उसी का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र होता है नरसिंह वर्मा। देखो ये नरसिंह वर्मा क्या करता है कि महेंद्र वर्मा यानी नरसिंह वर्मा के जो पिताजी थे उनको किसने पराजित किया था? चालुक्य नरेश पुलकेशन सेकंड ने। तो ये अब अपने पिता के हार का बदला नरसिंह वर्मा लेगा। तो पढ़ते हैं अगला जो शासक आता है कौन आता है, ध्यान लिखता हूँ, ध्यान रखना। मैं किसकी जानकारी लिखना है? नरसिंह वर्मा की। अब ये नरसिंह वर्मा जब शासक बनता है तो ये क्या करता है, यहाँ लिखता हूँ, यह यानी कौन? नरसिंह वर्मा फर्स्ट। यह महेंद्र वर्मा का उत्तराधिकारी था। कौन था ये? यानी इसका पुत्र था, यानी पुत्र होने के कारण ये फिर महेंद्र वर्मा के बाद जो शासक बनता है वो कौन था? नरसिंह वर्मा था। अब इसने क्या किया? 642 ईस्वी में इसने अपने पिता की हार का बदला लेकर पुलकेशन की राजधानी पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ लिखता हूँ इसने 1642 में पुलकेशन सेकंड को पराजित कर, इसने उसको क्या कर दिया? पराजित कर उसकी यानी किसकी? पुलकेशन सेकंड की राजधानी जिसका नाम था वातापी। हम आगे पढ़ेंगे कि जो चालुक्यों की राजधानी रही, दो राजधानी रही, वातापी और कल्याणी, आगे चर्चा करेंगे। तो जो पुलकेशन की राजधानी थी वो वातापी थी, पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लिया इसने? उस पर अधिकार कर लेता है। किस पर? पुलकेशन सेकंड को ये 622 ईस्वी में पराजित करके उसकी जो राजधानी थी पुलकेशन सेकंड की वातापी, उस पर अधिकार कर लेता है। इसी विजय के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मा एक उपाधि धारण करता है। तो यहाँ लिखता हूँ इसी विजय के अवसर पर नरसिंह वर्मा फर्स्ट वातापी कोड की उपाधि धारण करता है। तो हमने फिर अगर देखा जाए महेंद्र वर्मा के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट शासक आता है तो वह नरसिंह वर्मा यानी उसी का पुत्र है। इसके बारे में हमने ये पढ़ा कि महेंद्र वर्मा के बाद यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था? ये नरसिंह वर्मा ही था। कौन था? नरसिंह वर्मा ही था। अब इसने क्या किया? 1642 ईस्वी में पुलकेशन सेकंड को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लेता है। फिर इसी विजय के उपलक्ष्य में यानी इसने अपने पिताजी की हार का बदला ले लिया। लेने के बाद यह इसी विजय के अवसर पर नरसिंह वर्मा फर्स्ट वातापी कोड की उपाधि धारण करता है। पूछा जा सकता है आपसे कि वातापी कोड की उपाधि किस अवसर पर
नरसिंह वर्मा द्वारा धारण की गई, आप लिख सकते हो आराम से, पुलकेशिन II को पराजित करने के अवसर पे। तो ये यहाँ तक हमने नरसिंह वर्मा तक पढ़ लिया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं नरसिंह वर्मा तक। अब अगला जो शासक आता है परमेश्वर वर्मा। तो देखो, महेंद्र वर्मा को चालुक्य नरेश ने हरवाया, मतलब हरा दिया। किसने? पुलकेशिन II ने। फिर पुलकेशिन II को महेंद्र वर्मा का जो पुत्र था नरसिंह वर्मा, उसने हरा दिया। अब ये चल रहा है, इनके बीच में क्या चल रहा है, एक दूसरे को हराने का प्रयत्न, यानी कह सकते परिपाटी कर रही है। महेंद्र वर्मा को पुलकेशिन II ने हराया, फिर उसके पुत्र ने पुलकेशिन II को हरा दिया। फिर अब आता है कि जो परमेश्वर वर्मा होता है वो पल्लव वंश का अगला शासक होता है। उसको फिर ये जो पुलकेशिन II था उसका पुत्र उसको हरा देता है। तो पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं उनको साफ कर देता हूँ ऊपर वालों को। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं लिखता हूँ। तो हम किसकी बात कर रहे थे? परमेश्वर वर्मा की। तो यहाँ लिखता हूँ परमेश्वर वर्मा। तो कहने का मतलब है कि इसको किसने हराया? इसको चालुक्य नरेश विक्रमादित्य यानी कह सकते हैं विक्रमादित्य ने पराजित कर। अब पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? हमने आगे पढ़ा कांची। तो परमेश्वर वर्मा को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पराजित करा। ये विक्रमादित्य कौन था? कि पुलकेशिन II का ही पुत्र था, यानी इसके पिताजी को नरसिंह वर्मा ने हरा दिया था। तो इसके पुत्र ने अपनी हार की बदला लेके परमेश्वर वर्मा को हराकर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। यानी इसको चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पराजित कर इसकी राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांची पर अधिकार कर लिया। ये हमें किसके बारे में ध्यान रखना है? परमेश्वर वर्मा के बारे में। ये परमेश्वर यहाँ है लेकिन मैंने लिखा यहाँ है क्योंकि नीचे जगह नहीं बची, आप यहाँ से उतार लें। तो परमेश्वर वर्मा के बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि परमेश्वर वर्मा जो पल्लव वंश का अगला शासक होता है उसको पराजित कौन करता है? ये चालुक्य नरेश यानी कह सकते हैं पुलकेशिन का ही पुत्र था विक्रमादित्य ने इसको क्या कर दिया? पराजित करके उसकी जो राजधानी थी कांची पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही पुलकेशिन को पराजित करके नरसिंह वर्मा ने उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। ऐसे ही इन्होंने भी इनकी राजधानी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो आता है अपराजित, बस अपराजित के बारे में इतना सा ध्यान रखना है आपको। ये जो पल्लव वंश से उनका अंतिम शासक होता है कौन? अपराजित। ये यहाँ लिख रहा है कि अपराजित कौन था। ये इसके बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि ये पल्लव वंश का अंतिम शासक होता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं पल्लव वंश का ये अजीत, अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये हमने इनके शासकों की पूरी जानकारी, पूरे शासक जो भी आपकी किताब में दे रखे थे उनका अध्ययन हमने कर लिया। हालांकि इनके बीच में भी
बहुत से शासक हुए, लेकिन हमने उन्हीं शासकों का अध्ययन किया है पल्लव वंश के, वही शासक हमने यहाँ पढ़े हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के मद्देनजर। तो परीक्षा के मद्देनजर से आपको दो ही शासकों का अध्ययन विशेष तौर से करना है, एक तो महेंद्र वर्मा फर्स्ट, एक है नरसिंह वर्मा फर्स्ट। तो यहाँ तक हमने इनके शासकों की जानकारी ले ली। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा पल्लव वंश की उपलब्धियां, यानी पल्लव वंश के शासकों के शासन के दौरान क्या क्या उन्होंने किया, उनकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा पल्लव वंश, जो हमने ये आपने उतार ही लिया, इसको यहाँ से मैं तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पल्लव वंश की उपलब्धियां, इनको यहाँ लिखता हूं। ये पल्लव वंश की उपलब्धियां। तो पल्लव वंश की जो उपलब्धियों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पल्लव वंश के जो शासक थे इन्होंने कहाँ पर शासन किया था, इसका ध्यान यहाँ लिखते हैं कि इस वंश के शासकों ने वर्तमान जो आज जो जिले हैं, यानी पुराने जिलों के नाम नहीं दिए, आज जो वर्तमान में जिले स्थित है वहां पर उनके नाम दिए। इस वंश के शासकों ने वर्तमान के तंजौर, मद्रास, हालांकि इनके भी नाम चेंज हो गए, मद्रास का वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई है, ध्यान रखना है। तंजौर, मद्रास व आर्कटक आदि जिलों पर शासन किया था, ये ध्यान में रखना है। एक तो पल्लव वंश की उपलब्धियों में आपको ये ध्यान में रखना है, एक और हमें ध्यान में रखनी है कि इस वंश के प्रारंभिक शासकों ने दो नगरों की स्थापना की थी, दो प्रसिद्ध नगर, उनका नाम क्या है, मामल्लपुरम व दूसरे का नाम है महाबलीपुरम। नाम सुना होगा, इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन महाबलीपुरम तो आती है। महाबलीपुरम की स्थापना की थी, ध्यान में रखना है। मामल्लपुरम और महाबलीपुरम नगरों की स्थापना कौन से वंश के शासक करते हैं, पल्लव वंश के शासक करते हैं। अब इसमें हमें एक ध्यान में रखना है कि महाबलीपुरम में इसका जो शासक हुआ नरसिंह वर्मा फर्स्ट ने 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया ध्यान में रखना है। ये इनकी उपलब्धियां हैं, यानी पल्लव वंश की उपलब्धियों में आपको ध्यान में रखना है। इस वंश के शासकों ने वर्तमान के तंजौर, मद्रास, और मद्रास को क्या बोलते हैं, चेन्नई
व आर्कटक आदि जिलों पर शासन किया था। इस वंश के प्रारंभिक शासक, यानी नाम तो नहीं दिए, लेकिन इस वंश के जो शासक हुए उनके द्वारा 2 प्रसिद्ध नगर मामल्लम, यहाँ लिखता हूँ, मामल्लपुरम व महाबलीपुरम की स्थापना की थी। उसमें से भी महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मा के द्वारा 5 रत्न मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ तक हमने पल्लव वंश को अध्ययन, मतलब पूरा जो इसका आपकी किताब के हिसाब से जो दे रखा था हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश को अध्ययन करते हैं। चालुक्य वंश, तो इसमें बहुत से शासक हुए, लेकिन हम अपनी किताब को मद्देनजर रखते हुए 4 शासकों का अध्ययन करेंगे। पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, सोमेश्वर और विक्रमादित्य 6, यानी इन्हीं को 4 को हम टारगेट करके पढ़ेंगे और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजर से। तो हम शुरू करते हैं पुलकेशिन सेकंड को। तो हमने पुलकेशिन सेकंड को अभी पल्लव वंश में पढ़ा ही था कि पल्लव वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मा, उसने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। तो इसके बारे में यही लिखना है कि 642 में ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित किया गया। ध्यान में इतना ख्याल रखना है पुलकेशिन सेकंड को कि पुलकेशिन सेकंड ने को पल्लव वंश के नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित किया गया। अब हम यहाँ चालुक्य वंश के मद्देनजर पुलकेशिन को एक और नजर से देखेंगे कि इसने चालुक्य वंश की जो वातापी शाखा थी उसकी स्थापना की थी। कहने का मतलब है, यहाँ लिखता हूँ, इसने अपनी राजधानी वातापी बनाई। अब कहने का मतलब है, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जो चालुक्य जो वंश है इसको हम वातापी के चालुक्य बोलते हैं। यानी इसमें आगे आगे एक और आएगा कल्याणी के चालुक्य, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं पुलकेशिन सेकंड ने जो वातापी राजधानी बनाई थी उसी को ही वातापी के चालुक्य कहते हैं। यानी वातापी पे भी जो भी चालुक्य वंश के शासकों ने शासन किया वो वातापी के चालुक्य कहलाए। तो वातापी के चालुक्य शाखा के प्रारंभ की कौन करता है? पुलकेशिन सेकंड। और देखा जाए कि पुलकेशिन सेकंड से पहले लगभग 3 और शासक हुए थे। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये चालुक्य वंश का चौथा शासक है। कितना? 4 नंबर पे ये शासन करने आता है। सबसे प्रतापी ये होता है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन सेकंड ही होता है। तो ये इतना सा ध्यान में रखना है। पुलकेशिन, ये जानकारी हमने पल्लव वंश में भी पढ़ ली थी। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसने अपनी राजधानी क्या बनाए? वातापी बनाए। अब हम विक्रमादित्य जो पुलकेशिन के बाद अगला शासक रहा वह विक्रमादित्य फर्स्ट है। तो इसके बारे में जिस तरह इसने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशिन सेकंड ने, वैसे विक्रमादित्य फर्स्ट ने भी अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया। यानी जो विक्रमादित्य फर्स्ट था उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? कल्याणी बनाई। और यहाँ से कल्याणी के चालुक्य प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जब फिर इसके बाद कल्याणी में जो भी शासक हुए वो कल्याणी के शासक कहलाए। और पुलकेशिन सेकंड के बाद जो उसने वातापी पे जो भी शासक हुए वो वातापी के चालुक्य कहलाए। तो ये ध्यान में रखना है कि जो चालुक्यों की 2 शाखा मानी जा सकती है। यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा आपको? हाँ, यहाँ लिखता हूँ 2 शाखाओं में। पहली शाखा को लिखता हूँ मैं वातापी। अब
दूसरे लिखता हूँ कल्याणी। तो वातापी के तो कौन हो गए पुलकेशिन सेकंड और कल्याणी के कौन से हो गए विक्रमादित्य फर्स्ट। अब अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया तथा एक हमने राष्ट्रकूट शासक मतलब वंश पढ़ा था। ये राष्ट्रकूट शासक नाम तो नहीं दे रखा, राष्ट्रकूट शासक को पराजित करता है। इतना सा ध्यान रखना है हमें किसमें विक्रमादित्य फर्स्ट में। तो हमने यहाँ दो पढ़ा वातापी के चालुक्य पुलकेशिन सेकंड द्वारा स्थापित की गई थी और एक है विक्रमादित्य फर्स्ट ने कहाँ के चालुक्य कल्याणी के चालुक्य। तो दो राजधानियां होती है, एक तो वातापी और एक है कल्याणी। वातापी के चालुक्य कहलाए वहाँ शासन करने वाले और कल्याणी पर शासन करने वाले कल्याणी के शासक कहलाए। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने ये फिर इसके बाद इसके बीच में भी शासक हुए होंगे, लेकिन ये हम सोमेश्वर को पढ़ रहे हैं। सोमेश्वर के बारे में हमें पढ़ना है कि सोमेश्वर ने यानी इसने चोल शासक राजाधिराज को एक युद्ध हुआ था जो हमने पहले चर्चा की थी। चोल शासक जो चोल वंश पड़ा था कोपम युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि सोमेश्वर चालुक्य वंश का शासक है जिसने चोल शासक राजाधिराज को कोपम के युद्ध में पराजित किया था। हमने वहां भी कोपम का युद्ध पढ़ा था। तो इसमें राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चालुक्य वंश में भी पढ़ते हैं विक्रमादित्य 6, यानी इसमें और भी विक्रमादित्य हुए, यानी इससे फर्स्ट तो यहाँ है से इसके पहले इसके बाद 4 हुए, यानी ये कितने नंबर का है 6 नंबर का है। तो ये विक्रमादित्य 6 है, यानी 6 नंबर का है। इसको षष्ठ भी बोलते हैं, विक्रमादित्य षष्ठ। अब इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ लिख रखा है मैंने विक्रमांक, यानी जो विक्रमादित्य षष्ठ का इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध होता है, विक्रमांक के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये ध्यान में रखना है। विक्रमादित्य षष्ठ या 6 विक्रमांक के नाम से ही प्रसिद्ध होता है, यानी इतिहास में से किस नाम से जाना जाता है, विक्रमांक के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि इसके दरबार में 2 महान कवि थे जिनका नाम है, इसके दरबार में 2 महान कवि थे, उनका नाम है एक तो विज्ञानेश्वर और एक विल्लन। तो ध्यान में रखना, जो विज्ञानेश्वर था उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मिताक्षरा। दिख रहा होगा आपको, क्या नाम था, मिताक्षरा। और मिताक्षरा के बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ, जो मिताक्षरा ये हिंदू धर्म है उसका कानूनी, यहाँ लिखता हूँ मिताक्षरा हिंदू धर्म का कानूनी अधिकारी ग्रंथ माना जाता है। आपको मिताक्षरा किसने लिखी ये ध्यान में रखना है, विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में कवि थे, वो विक्रमांक या विक्रमांक द्वितीय 6 के दरबारी कवि थे। उन्होंने मिताक्षरा लिखा और मिताक्षरा के बारे में आपको ध्यान में रखना है, हिंदू धर्म का कानूनी अधिकारी ग्रंथ माना जाता है। अब एक और दरबारी जो कवि था वो था विल्हन। कौन था, विल्हन। और उसके द्वारा क्या लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था विक्रमांक देवचरित। क्या नाम था उसका, विक्रमांक देवचरित। अब ये किस पे लिखा गया था,
ये विक्रमांक या विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर ही लिखा गया था। तो ये किस पे लिखा गया था? विक्रमांक द्वितीय षष्ठ, या तो षष्ठ लिख दो या शिक्ष लिख दो, के जीवन चरित्र पर लिखा। किसने लिखा? वो लिखा विल्हन द्वारा। तो ये हमने चालुक्य वंश भी कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने 4 शासकों का ही अध्ययन किया। आज हमने चालुक्य वंश और पल्लव वंश का अध्ययन किया। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यही ध्यान में रखना है, विक्रमादित्य शिक्ष, जिसको इतिहास में विक्रमांक के नाम से भी जाना गया। फिर इसके दरबार में 2 प्रसिद्ध कवि रहे, एक तो विल्हन, उनके द्वारा विक्रमादेव चरित्र लिखा गया। विक्रमादेव चरित्र का इसमें विक्रमादेव चरित्र में विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। फिर विज्ञानेश्वर कवि हुए, उन्होंने मिताक्षरा लिखा। मिताक्षरा नामक का ग्रंथ क्या है? वह हिंदू धर्म का कानूनी अधिकारी ग्रंथ माना जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।